चलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने की खबर से शुरुआत करते हैं, जिसको लेकर संगठन ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी कड़ी में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दोपहर बाद देहरादून पहुंचकर संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बताया ये जा रहा है कि मदन कौशिक इस बैठक में सीएम धामी के चुनाव लड़ने की रणनीति पर मंथन करेंगे। संगठन के नेताओं के साथ ये बैठक होगी, मशवरा किया जाएगा। जो फैसला पार्टी की तरफ से हुआ है कि चुनाव अब सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ेंगे, उसको लेकर किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, उसी मद्देनजर आज की बैठक बहुत अहम है। चुनावों को लेकर संगठन ने तैयारी पूरी कर ली है, तैयारियां तेज दिखाई दे रही हैं। आज दोपहर बाद देहरादून में बैठक होने वाली है। संगठन के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन मदन कौशिक करने वाले हैं। और इससे पहले कल सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब दिया कि उन्हें कई साथियों ने अपनी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया, जिसके लिए वो सभी का सम्मान करते हैं। हालांकि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, वो खुद कैसे तय कर सकते हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर सीएम धामी ने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि चंपावत से ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। साथियों ने, बहुत सारे मित्रों ने अनेकों स्थानों से चुनाव के लिए मुझे कहा है। मैं सभी का आभारी हूं, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। सारी स्थिति पार्टी हाईकमान को बता दी है, जल्दी ही पार्टी हाईकमान उस पर निर्णय लेगा, क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूं। मैं अपने बारे में स्वयं कैसे निर्णय ले सकता हूं? चंपावत का खत्म हो जाएगा है, अभी इंतजार करिए। एक कानून की बात कर रहे थे, हो गया। हाँ, जल्दी लागू होगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में हैं और इसी कड़ी में आज पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों से जुड़ी ये अहम बैठक सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी। इस बैठक में सीएम धामी आपदा प्रबंधन से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने पर मंथन होगा। साथ ही आपको ये भी बताएं कि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा और मानसून को लेकर भी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर ये बैठक बहुत अहम है, क्योंकि मानसून सीजन में चारधाम यात्रा जारी रहेगी और ऐसे में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो यात्रियों को, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। 11:30 बजे ये बैठक सचिवालय में होने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि बेहद अहम बैठक सचिवालय में होने जा रही है, क्या मुद्दे रह सकते हैं, कितने बजे ये बैठक होने वाली है? बिल्कुल, देखिए जया, ये 11:30 बजे सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक को लेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 जून के आसपास उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो जाती है और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कई तरह की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग को 2 महीने पहले ही एक्टिव किया जा रहा है, ताकि हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है चारधाम यात्रा की शुरुआत होना, क्योंकि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद लगातार चारधाम यात्रा जारी रहेगी। और इस बार जिस तरह से फीडबैक आ रहा है लोगों का, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो ये कोशिश की जा रही है कि चारधाम यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। और आपदा प्रबंधन विभाग इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां भी लैंडस्लाइड होता है, जहां भी दिक्कतें आती हैं, या फिर यूं कहें कि कहीं अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि यात्री फंस जाते हैं, तो उसमें आपदा प्रबंधन विभाग ही होता है जो लगातार तमाम तरह की समस्याओं को दूर करता है। तो इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश भी किए जाएंगे कि वो मानसून सीजन से पहले हर तरह की व्यवस्थाएं तैयार रखें, ताकि मानसून सीजन में किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ के स्थानीय लोगों को, चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को ना हो। तो ये सभी व्यवस्थाएं आज पूरी कर दी जाएंगी। 11:30 बजे सचिवालय में यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। और आपदा प्रबंधन विभाग पिछले लगभग, क्योंकि अब देखा जाए तो चुनाव थे और चुनाव से पहले भी सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नहीं थी, और सरकार बनने के बाद भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी सरकार में नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री के लगातार बाहर के दौरे लग रहे थे। तो इस लिहाज से अब कह सकते हैं कि अब क्योंकि देहरादून में है, कल शाम वो देहरादून पहुंच गए काशीपुर से, तो आज से वो लगातार एक्टिव मोड में रहेंगे, अलग अलग विभागों की
समीक्षा करेंगे। और पहला दौर आज से जो समीक्षा का है वो आपदा प्रबंधन विभाग का शुरू हो रहा है और आज समीक्षा में तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा कि खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर हर तरह की व्यवस्था रहे, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो भी समाधान के साधन है उनको उपलब्ध कराया जाए। उसके साथ साथ ही मानसून सीजन से पहले सब तरह की बिल्कुल पंकज, इसकी जरूरत भी नजर आती है क्योंकि तमाम सियासी दल इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जरूरी तैयारियां करना बेहद अनिवार्य भी हो जाता है। एक तो दूसरी पार्टियों की ओर से जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दूसरी अहम बात यह है कि 2 साल बाद चारधाम यात्रा हो रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी एक और अहम खबर आपको दे देते हैं। दरअसल चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है, लेकिन यात्रा के शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम में ध्यान गुफा की बुकिंग हो चुकी है फुल। बिल्कुल, आपको बता दें केदारनाथ में 2018 में ध्यान गुफा का निर्माण हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साधना कर चुके हैं। ऐसे में इस बार यात्रा शुरू होने के साथ साथ ही ध्यान गुफा की बुकिंग भी जून तक फुल हो चुकी है और माना जा रहा है कि यात्रा शुरू होने तक ये बुकिंग और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए 2018 में ये ध्यान गुफा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, इसी गुफा में उन्होंने ध्यान किया था और इसके बाद से इसका क्रेज लोगों में बढ़ता गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। इस दौरान हरिद्वार के कांग्रेस नेताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। हालांकि महानगर के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता इस दौरान नदारद रहे। गंगा पूजन के बाद करण माहरा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर वो मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को कुमाऊं मंडल से बनाए जाने के सवाल पर करण माहरा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के किसी भी नेता को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगा पूजन की, हर की पैड़ी की तस्वीर। पदभार ग्रहण करने के बाद मां गंगा के चरणों पर आया हूं और मेरा उद्देश्य केवल यह है कि जो फिरकापरस्त ताकतें हैं जो देश का माहौल खराब कर रही हैं उनको सद्बुद्धि आए और ये जो कौमी दंगे हो रहे हैं देश में जगह जगह पोलराइजेशन ऑफ वोट की नीयत से जो लोग जाति धर्म के नाम पर दंगे फैला रहे हैं, मां गंगा उनको सद्बुद्धि दे कि वो ऐसे काम ना करें जिससे देश को नुकसान हो। अजय भट्ट जी जो मेरे मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो दोनों पदों में थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब ये बात नहीं उठी। जब हमारे त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ रावत जी दोनों गढ़वाल से थे और दोनों मुख्यमंत्री बने, मदन कौशिक जी अध्यक्ष थे, तब ये बात नहीं उठी। जब प्रीतम सिंह जी मेरे बड़े भाई और गणेश गोदियाल जी मेरे बड़े भाई दोनों प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष थे, तब ये बात नहीं उठी। आखिर ये बात आज ही क्यों उठ रही है? कुछ चुनिंदा लोग हैं जो लोगों के मनों में गढ़वाल और कुमाऊं का झगड़ा पैदा करना चाहते, जबकि राज्य बने हुए इतने साल हो गए। हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंडियत की बात करेंगे। हमारे पास बेरोजगारी की बात करने के लिए हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ लगातार व्यापार घट रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर हमको वार्ता करनी है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमको ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। और चलिए अब आपको दिल्ली से एक बड़ी खबर दे दें। देहरादून एक्सप्रेसवे के मामले में आज सुनवाई होने वाली है। इकोनॉमी कॉरिडोर के विस्तार को चुनौती देने का ये मामला है। NH 72 विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है और इकोनॉमी कॉरिडोर के विस्तार को चुनौती देने का मामला है। आपको बताएं कि NH 72 विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी कि NH 72 का जो विस्तार किया जा रहा है उसके लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, नियमों की अनदेखी इसमें हो रही है, जिसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में शरारती तत्वों की लापरवाही से जंगल की आग स्कूल और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूटे। आपको ये भी बता दें कि सोमवार को तल्लीताल क्षेत्र में लॉन्ग व्यू स्कूल के पास जंगल में आग लग गई थी। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी। अब देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंगल में किस तरीके से आग लगी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शरारती तत्वों की ओर से ये आग लगाई गई है। हालांकि आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। शरारती तत्वों की वजह से जंगल जल रहे हैं और ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल। कई जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हुए। अपर निदेशक से लेकर प्रभारी मुख्य सचिव बदले गए हैं और SP खाली को
अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का जिम्मा मिला है। प्राचार्य जायज चमोली अशोक कुमार बने मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़। और अब बात करते हैं लाउड स्पीकर को लेकर उठे विवाद की, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में अलीगढ़ में सपा नेता रुबीना खानम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रुबीना खानम के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए गए। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए बड़ी खबर इस वक्त की। श्रद्धालु मकर संक्रांति 2024 को लेकर रामलला को गर्भगृह में विराजमान करने की तैयारी है। पहले दिसंबर में और दिसंबर के आखिरी में खरमास के चलते राम मंदिर के उद्घाटन का समय बढ़ा। तो आपको बता दें कि श्रद्धालु मकर संक्रांति 2024 तक गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पहले दिसंबर 2023 तक रामलला को गर्भगृह में विराजमान करने की तैयारी थी, लेकिन ये समय अवधि 1 साल और बढ़ गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अनुभव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुभव, ये बहुत ही अच्छी खबर श्रद्धालुओं के लिए, राम भक्तों के लिए कि 2024 तक गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे लोग। देखिए, बिल्कुल, खासतौर से जो श्रद्धालु है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा इंतजार और बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो राम मंदिर निर्माण समिति है उसने ये फैसला किया था कि दिसंबर 2023 यानी अगले वर्ष दिसंबर महीने में ये गर्भगृह में दर्शन हो सकेंगे रामलला के। पर अब ये तय हुआ है क्योंकि उस वक्त खरमास रहेगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ है और अब जनवरी 2024 में गर्भगृह में रामलला के दर्शन श्रद्धालु जो है वो कर पाएंगे। तो एक अच्छी खबर है श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार बढ़ गया है। लेकिन ये तिथि की वजह से तय किया गया है या काम होना बाकी रहेगा, इसलिए अनुभव ये फैसला हुआ है? देखिए, काम तो लगातार वहाँ चल रहा है, पर सबसे पहले यही है प्रायोरिटी कि कैसे गर्भगृह को तैयार कर दिया जाए और रामलला को वहाँ वो विराजमान हो। लेकिन चूंकि खरमास है और फिर जब डिस्कशन हुआ है जब धर्मशास्त्रियों से, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा होगा कि खरमास में ये नहीं करना है विराजमान। अगर रामलला को करना है तो फिर खरमास की बात करें, इसलिए 14 जनवरी के बाद यानी जब मकर संक्रांति। बिल्कुल अनुभव, लेकिन जो इंतजार है वो थोड़ा सा जरूर बढ़ा है। लेकिन अगर दिसंबर से मकर संक्रांति के बीच का वक्त देखें तो 1 महीने से भी कम का वक्त होता है, यानी कि बहुत लंबा इंतजार श्रद्धालुओं को नहीं करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव, जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब बात कर लेते हैं लाउड स्पीकर को लेकर उठे विवाद की, जो कि खत्म होने का नहीं ले रहा है नाम। और इसी कड़ी में अलीगढ़ में सपा नेता रुबीना खानम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। रुबीना खानम के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रुबीना खानम ने लाउड स्पीकर विवाद पर भड़काऊ बयान दिया था। तो आपको बता दें, रुबीना खानम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लाउड स्पीकर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ये विवाद अब हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का हो गया है और इसको लेकर बयानबाजी भी लगातार तेज हो रही है। रुबीना खानम का बयान भी सामने आया, भड़काऊ बयान उनकी ओर से दिया गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। आज सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक समुदाय विशेष के प्रति कुछ आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया था। इस संदर्भ में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साक्ष्य संकलित किया जा रहा है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। और चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं, कैसे लाउड स्पीकर पर जो लड़ाई छिड़ी है उसमें सपा नेता रुबीना खानम ने भड़काऊ बयान दिया है। और आपको बताएं कि ये पूरा जो मामला है बीते दिन का है। भड़काऊ बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाउड स्पीकर पर जंगी ऐलान, सपा नेता का विवादित बयान। तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, कब खत्म होगा घमासान। लाउड स्पीकर को लेकर छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब लाउड स्पीकर को राजनीतिक दलों ने सियासी हथियार बना लिया है। कोई इस पर अजान कराने की बात कह रहा है तो कोई हनुमान चालीसा। लेकिन समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने मंदिरों में कुरान का पाठ कराने की बात कहकर
सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। आपको बता दें, लाउड स्पीकर की ये लड़ाई महाराष्ट्र के ठाणे से शुरू हुई थी, जिसके बाद काशी में भाजपा नेता सुधीर ने अपने घर पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो अलीगढ़ में विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री ने अजान के विरोध में 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति की मांग कर दी, जिस पर अब डीआईजी रेंज दीपक कुमार ने साफ कर दिया कि किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं होने देंगे। लाउड स्पीकर बहुत जगह पूजा के स्थल पर या जागरण जगराता उस समय में उस परिस्थिति के आधार पर लगाए जाते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी किसी प्रकार का लाउड स्पीकर विहित प्राधिकार की अनुमति के बिना हमारे मंडल में कहीं नहीं लगाया गया है। और जहां भी इसकी सूचना चाहे आपके माध्यम से मिलेगी, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा मिलेगी कि सार्वजनिक जगह पर कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर या इस तरह की चीजें लगाता है और उसका दुरुपयोग करता है, तो उस पर जो हमारे एक्ट हैं उस एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है, जो बयान समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने दिया है, क्या वो सही है? क्योंकि एक तरफ प्रशासन लाउड स्पीकर पर छिड़ी जंग को खत्म करने की कोशिश में लगा है, वहीं रुबीना खानम का ये बयान आग में घी डालने जैसा है, क्योंकि जो बात अजान वर्सेस हनुमान चालीसा से शुरू हुई उसे कुरान बनाम गीता होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।